Okay student, next topic is topic number 1.7, that is assessment of total uncertainty in the final result. सबसे पहले जो है वो कोशिश करते हैं टॉपिक के टाइटल को समझने की कि जो टॉपिक का टाइटल है वो हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है। सिंपली असेसमेंट का मतलब होता है मुआयना करना, यानी किसी भी चीज़ को जो है वो जानना कि ये कितना होगा या इसकी जो अमाउंट है वो क्या होगी या इसके बारे में हम किस तरह से जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना क्या कहलाता है? असेसमेंट कहलाता है किसी भी चीज़ की। तो इस टॉपिक में हम क्या करना चाहें? असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी, कि जितनी भी टोटल एरर आ रहे हैं हमारे पास, अनसर्टेनिटी को समटाइम्स हम रेफ़र करते हैं एरर्स के तौर पे, कि हमारे पास किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए टोटल कितने एरर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं किस चीज़ में? फाइनल रिजल्ट्स में। फाइनल रिजल्ट्स यानी जो एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए हम जो सबसे लास्ट एक चीज़ फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक अगर हम पेंडुलम यूज़ कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम, तो उसका जो लास्ट हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या हम फाइंड कर रहे होते हैं? वो हम टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। तो इस टाइम पीरियड को फाइंड करते हुए एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से इसके अंदर जो है वो कितना लास्ट पे एरर आ रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसका मुआयना करना जो है वो क्या कहलाता है? असेसमेंट कहलाता है। तो टॉपिक क्या है? असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। हम डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स में देखेंगे कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उससे लास्ट पे कोई रीडिंग नोट करते हैं तो उसमें कितना एरर आता है और उस एरर को हम किस वेज में, किस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ रूल्स। सबसे पहला जो रूल है वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कि अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो उन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान जो वैल्यूज़ आ रहे हैं, जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, उनकी जो अनसर्टेनिटीज़ आएंगी उनके फाइनल रिज़ल्ट में, उनको हम किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। इसके लिए जूम कर लेते हैं हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसका यहाँ पे जो है वो ओ किसको शो कर रहा है? एक ओरिजिन को शो कर रहा है। अब ओरिजिन से हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया है, डेट इज़ ए, और यहीं से हमने एक और पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया है जो कि क्या है हमारे पास? बी है। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है? सिंपली पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि किसी भी पॉइंट की स्पेस में पोजीशन को या फिर लोकेशन को जो है वो इंडिकेट करता है। तो इसको हमने ए कह दिया और इसको हमने बी कह दिया। अब ये जो दोनों पोजीशंस हैं, एक्चुअली हम क्या चाहते हैं? हम इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, इन दोनों के दरमियान हम क्या चाहते हैं कि इनका डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है उसको हम फाइंड करें। तो आपको पता है कि किसी भी दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सिंपली इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कि हम बी वाली पोजीशन में से ए वाली पोजीशन को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास इन दोनों पोजीशंस का जो है वो क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। तो बी माइनस ए लिख दिया हमने। अब हम इनको कुछ नाम दे देते हैं स्पेसिफिक, यानी हम कहते हैं कि स्पेस में जो हमारे पास ए पोजीशन है उसको हमने कह दिया x1 और जो बी पोजीशन है उसको हमने कह दिया x2। तो जो डिफरेंस आएगा हमारे पास वो क्या होगा? x2 माइनस x1। अब जो 0 पॉइंट यानी ओरिजिन पॉइंट से ए ने जितना डिस्टेंस कवर किया है, सपोज कि उसकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो है 10.5 सेंटीमीटर्स के इक्वल, और बी ने जो ओ से लेकर यहाँ तक इस पोजीशन तक डिस्टेंस कवर किया है उसकी वैल्यू है हमारे पास सिंपली 26.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर किया है, ऑब्वियस सी बात है इसके लिए हमने कोई ना कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया होगा, और मोस्ट प्रोबेबली इन केसेस के लिए हम जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो क्या हो सकता है? हमारा मीटर रोड हो सकता है, क्योंकि मीटर रोड को यूज़ करते हुए हम ईजिली डिस्टेंस या फिर लेंथ जो है वो मेजर कर सकते हैं। अब हर एक इंस्ट्रूमेंट का, हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कुछ ना कुछ हमारे पास जो है वो लीस्ट काउंट होता है। तो सेम इसी तरह जो हमारे पास मीटर रोड है उसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर।
और इसी लीस्ट काउंट को हम क्या कहते हैं, हम इस इंस्ट्रूमेंट की जो है वो अनसर्टेनिटी बी कहते हैं। और जब भी हम वैल्यूज़ को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो लीस्ट काउंट को हम अनसर्टेनिटी कहते हैं, और इस अनसर्टेनिटी का एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम सिंपली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमने यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को मेजर किया तो ये जो वैल्यू आई है इसमें कुछ ना कुछ एरर मौजूद होगा, जो कि कितना होगा हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर का। सेम इसी तरह जब हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर किया तो जो वैल्यू आई इसमें भी कुछ एरर मौजूद था, और वो कितना था 0.1 सेंटीमीटर का। अब इसको हम जो है वो एक फुली फ्लेज जो है वो तरीके से लिख लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो x1 है वो कितना आ रहा है 10.5 सेंटीमीटर, और इसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मौजूद है इसके लीस्ट काउंट की वजह से वो कितनी आ रही है 0.1 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह जो x2 है वो क्या है हमारे पास 26.8 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये हमने इस फॉर्म में इनकी अनसर्टेनिटीज़ को भी लिख लिया और साथ ही साथ इनके मैग्नीट्यूड्स को भी है लिख लिया है। अब नेक्स्ट हम क्या चाहते हैं, हम डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं, यानी x2 माइनस x1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो अब अगर हमें x2 माइनस x1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम यहाँ सपोज कर लेते हैं x2 माइनस x1। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि x2 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो कितनी है 26.8 प्लस माइनस 0.1 माइनस 10.5 प्लस माइनस 0.1, इस तरह से लिख लिया। अब करना क्या है कि जो मैग्नीट्यूड्स थे उनको तो हमने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, लाइक 26.8 माइनस 10.5 इनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 16.3 सेंटीमीटर्स। लेकिन आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि इस पूरी जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है इनमें मैंने अनसर्टेनिटीज़ को इन्वॉल्व नहीं किया। इस इक्वेशन में मैंने डिफरेंस निकाला है सिर्फ और सिर्फ इन x2 और x1 के मैग्नीट्यूड्स का। अब अगर मुझे अनसर्टेनिटीज़ को भी लिखना है तो उसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगी। होता ये है कि जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी तो अनसर्टेनिटीज़ जो होंगी हमारे पास हमारे कैलकुलेशंस में वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। लाइक यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिंपली क्या आ जाएगा प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.1, इन दोनों को हमने आपस में ऐड किया। ऐड करने से क्या रिजल्ट आ गया 0.2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों अनसर्टेनिटीज़ हमारे पास सेंटीमीटर्स में जो है वो मेजरेबल थी। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है वो करते हुए उनकी अनसर्टेनिटीज़ को एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसी चीज़ से हमने जो है वो फर्स्ट इसका जो है वो पॉइंट कवर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो कि है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के लिए। इसमें हम ये सीखेंगे कि अगर दो वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो रही हैं तो उनके अंदर जो मौजूद अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उनको फाइनल रिज़ल्ट में हम उनका इन्वेस्टिगेट करते हुए उनको किस तरह से जो है वो रिटन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। इसके लिए हम जो है वो एक बहुत फेमस आपको लॉ पता है, डेट इज़ ओहम्स लॉ, ठीक है। ओहम्स लॉ को यूज़ करते हैं। ओहम्स लॉ हमें क्या एक्सप्लेन करता है, डैट V इज़ इक्वलेंट टू I इंटू R। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम R की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। अब अगर हमें R की वैल्यू निकालनी है तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी R इज़ इक्वलेंट टू V डिवाइडेड बाय I। एक हमें वोल्टेज पता होना चाहिए और दूसरी चीज़ हमें जो है वो करंट पता होना चाहिए। अब हम वोल्टेज और करंट कैसे मेजर करते हैं, इसके लिए भी हम जो है वो कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। लाइक वोल्टेज मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं और करंट मेजर करने के लिए हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमने दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया तो हमें पता चला कि जो वोल्टेज की वैल्यू हमने एक रिकॉर्ड की है, फाइंड की है, वो थी 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। अब इसमें जो 5.2 है वो किसको एक्सप्लेन कर रहा है, वो बेसिकली हमारे वोल्टेज को एक्सप्लेन कर रहा है, और जो 0.1 है वो किसको एक्सप्लेन कर रहा है, वो अनसर्टेनिटी को
एक्सप्लेन कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी कह लें या इन शॉर्ट लीस्ट काउंट कह लें, कि इस वोल्ट मीटर का जो लीस्ट काउंट था या इसकी जो अनसर्टेनिटी थी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम इसी तरह जब हमने करंट की वैल्यू जो है वो फाइंड की तो हमारे पास आंसर आया 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर। इसमें 0.84 हमारे करंट के मैग्नीट्यूड को बता रहा है और 0.05 एम्पियर हमारे इस एमीटर की अनसर्टेनिटी या फिर इसके जो है वो लीस्ट काउंट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे करंट आ गया हमारे पास। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों वैल्यूज़ ये जो हमने निकाली हैं, इनका जब हम एक फाइनल एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे तो उनमें अनसर्टेनिटीज़ को किस तरह से जो है वो लिखा जा सकता है। तो सिंपली अगर इनके पहले मैग्नीट्यूड्स की बात कर लें, यानी वोल्टेज और करंट के दोनों की वैल्यूज़ को डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 5.2 डिवाइडेड बाई 0.84। तो जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है अप्रॉक्सीमेटली 6.19 के इक्वल, ठीक है, ओहम, क्योंकि रेजिस्टेंस फाइंड करें तो रेजिस्टेंस के यूनिट हमारे पास ओहम में आ गए। लेकिन इस केस में मैंने अभी अनसर्टेनिटीज़ को इन्वॉल्व नहीं किया। अनसर्टेनिटीज़ की जो है वो असेसमेंट करने के लिए कि उनको हम फाइनल इस रिज़ल्ट में किस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कह लें या फिर इसको आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये अनसर्टेनिटीज़ आ रही हैं इनको हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले हम जो है वो निकाल लेते हैं यहाँ पे इस साइड पे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। किस चीज़ के लिए निकाल लेते हैं, सबसे पहले सपोज करंट के लिए, वोल्टेज के लिए। जब हमने वोल्टेज के लिए वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या करना है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी की, तो हम करेंगे क्या कि हमारे पास जो हमारा अनसर्टेनिटी होगी या जो लीस्ट काउंट होगा डेट इज़ 0.1, उसको हमने जो है वो डिवाइड कर देना है हमारी वोल्टेज की वैल्यू से 5.2 और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, क्योंकि जब भी हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं तो उसके लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इस तरह से जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है अप्रॉक्सीमेटली 2% के इक्वल। सेम इसी तरह हमने अब क्या करना है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है करंट के लिए या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी अनसर्टेनिटी की वैल्यू यानी 0.05 को डिवाइड करवाना पड़ेगा इस 0.84 से और इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 100 से, ताकि जो आंसर है वो परसेंटेज की फॉर्म में आ जाए। तो जो आंसर आता है वो आता है अप्रॉक्सीमेटली 6%। तो एक जो हमारे पास वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई वो थी 2%, और जो करंट के लिए एब्सोल्यूट हमारे पास जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है वो आई है 6%। अब इन दोनों अनसर्टेनिटीज़ को हमने फाइनल रिजल्ट में किस तरह से असेस करना है, उसका तरीका क्या है कि इन दोनों अनसर्टेनिटीज़ को हम क्या कर लेते हैं, ऐड करेंगे आपस में, ठीक है। दोनों अनसर्टेनिटीज़ इस केस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 2% प्लस 6% इज इक्वलिंग टू 8%, यानी आंसर जो रेजिस्टेंस का आया वो था 6.19 ओहम विथ 8% अनसर्टेनिटी। तो ये हमारा जो है वो इसका सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ पे कवर हो जाता है। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है पावर फैक्टर्स के लिए, कि हम पावर फैक्टर्स की अनसर्टेनिटी को किस तरह से एक्सप्रेस करवा सकते हैं। पावर फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो जो वैल्यू हमें मेजर करनी है वो है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब।
अब इस पूरे फॉर्मूला में आपको पावर फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है और वो पावर फैक्टर क्या है, r³ यानी 3 जो है वो यहाँ पे हमारे एक पावर फैक्टर की तरह जो है वो काम कर रहा है। अगर अब हमने ये देखना है कि कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें पावर फैक्टर आ रहा है तो उसकी अनसर्टेनिटी को हम किस तरीके से असेस करवा सकते हैं अपने फाइनल रिजल्ट में, उसे हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा वॉल्यूम है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। 4/3 पाई जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है ये, लेकिन r³ जो है वो हर एक डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब है यहाँ जो वॉल्यूम है वो डिपेंड कर रहा है हमारे r³ के ऊपर। तो पता होनी चाहिए हमें क्या चीज़, सबसे पहले r की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो सपोज़ कि हमने एक वर्नियर कैलिपर को यूज़ किया और उसको यूज़ करते हुए हमने एक स्मॉल सफ़ेयर के रेडियस को मेजर कर लिया और वो जो रेडियस की हमारे पास वैल्यू आई है वो वैल्यू है हमारे पास 2.25 सेंटीमीटर्स। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है डैट इज़ 0.01 सेंटीमीटर्स की फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। अब इस जो हमारे पास हमने रेडियस निकाला है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसकी जो है वो अनसर्टेनिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी में या फिर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में। तो सबसे पहले अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें, अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस, तो वो क्या आएगी, दिस वैल्यू यानी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेडियस that is 2.25 and multiply by 100। तो जो हमारे पास आंसर आता है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाता है, 0.4% के इक्वल आता है। अब जो रूल है हमारे पास पावर फैक्टर्स की अनसर्टेनिटी को लिखने का, वो रूल क्या एक्सप्लेन करता है कि हमें अपनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा अपने पावर फैक्टर के साथ, यानी मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मैंने सिंपली यू से रिप्रेजेंट कर दिया बाय पावर फैक्टर, और यहाँ पे पावर फैक्टर क्या है हमारे पास 3 है। तो इस केस में जो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी वो किसकी आएगी, वो टोटल वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी आएगी। तो वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी क्या आ गई, परसेंटेज अनसर्टेनिटी दिस इज 0.4, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे पावर फैक्टर 3 के साथ, तो वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास 1.2%। ये हमारे पास अनसर्टेनिटी आ गई। अब अगर यहाँ से हम जो है वो पूरा फॉर्मूला सॉल्व करना चाहें अपने रेडियस की वैल्यू पुट करके, तो क्या होगा, 4/3 एज इट इज़, पाई की जगह हम 3.14 लगाएंगे और r की वैल्यू 2.25 है, इसका क्यूब। जब हम इस रिज़ल्ट को सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है वो आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 47.69 सेंटीमीटर्स के इक्वल, सेंटीमीटर क्यूबिक के इक्वल, क्योंकि हमने जो है वो वॉल्यूम फाइंड किया है। अब इस फाइनल रिजल्ट में हमें अनसर्टेनिटी जो वॉल्यूम में आई थी उसको लिखना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, द आंसर ऑफ द वॉल्यूम इज 47.69 सेंटीमीटर क्यूबिक विथ 1.2% अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट था वो यहाँ पे इसका कवर हो जाता है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, डेट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ द एवरेज वैल्यूज। फोर्थ वन इज अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यूज। आप सपोज़ कर लें कि हमने एक जो है वो एक मीटर रोड यूज़ किया या कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हुए कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड की। कुछ सपोज़ कर लें कि हमने डायामीटर फाइंड किया किसी भी वायर का, और जो वैल्यूज़ हमारे पास आई वो थी समथिंग 1.20, 1.21 एंड 1.30, 1.32 और 1.84। ये हमने जो है वो 3 से 5 वैल्यूज़ की जो है वो हमने वैल्यूज़ यहाँ पे जो है वो निकालनी, यानी 5 डायामीटर जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इन तमाम डायामीटर्स का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे।
इनकी एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ वैल्यूज़ के साथ। तो कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 एंड 5। जब हमने इनको डिवाइड किया 5 से, तो सपोज़ कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.21, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है वो 1.21 मिलीमीटर्स में आ रहा है, क्योंकि जितनी भी हमने वैल्यूज़ मेजर की थी ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मिलीमीटर्स में ही गिवन थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो हमारे पास एवरेज वैल्यू आएगी वो भी मिलीमीटर्स में ही जो है वो आएगी। अब हमने ये नहीं, हमें पता चल रहा कि इस वैल्यू में टोटल अनसर्टेनिटी क्या है, तो इसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए या इसका एरर फाइंड करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं। कल अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस वीडियो जो कि हमारी एरर्स एंड अनसर्टेनिटी की थी, उसमें हमने ये बात देखी थी कि एरर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो यहाँ से जो हमारे पास ट्रू वैल्यू आई है वो मीन लेने से आई है। अगर इस वैल्यू को लें और इसमें से माइनस कर दें हम अपनी ये वाली वैल्यू को, तो हमारे पास एरर आ सकता है एक खास वैल्यू के लिए। तो सपोज़ कि अगर हम 1.21 में से माइनस कर देते हैं 1.20 को, तो जो आंसर आता है वो कितना आता है, अप्रॉक्सीमेटली 0.01 मिलीमीटर्स की फॉर्म में आ जाता है। सेम इसी तरह यहाँ प्लस कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे मीन निकाला था। सेम इसी तरह अगर हम जो है वो इस और इस वैल्यू के जो है वो सब्ट्रैक्शन करें, तो सपोज़ की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 0.02 आ रही है। सेम इसी तरह 0.09 आ रही है, यहाँ पे 0.08 आ रही है और लास्ट सपोज 0.07 आ रही है। ये तमाम सपोज वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिख ली। और ये कैसे आई हैं कि हमने ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस किया है 1 by 1। अब ये तमाम वैल्यूज़ जो आई हैं ये क्या है, ये हमारे एरर्स हैं, ठीक है। अब इन तमाम एरर्स की अगर हमें एवरेज निकालनी है तो इन्हें भी हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। और सपोज़ कि इनको करके जो हमारे पास डिवाइड करके जो आंसर आता है वो आ रहा है 0.01 मिलीमीटर्स की फॉर्म में। तो यहाँ से हमने जो है वो दो काम किए, एक तो हमने अपनी वैल्यूज़ की एवरेज फाइंड की और साथ ही साथ इन्हीं वैल्यूज़ के जो एरर्स थे उनकी भी जो है वो एवरेज फाइंड कर ली। तो यहाँ पे जो हमने एरर निकाला है ये बेसिकली क्या है, ये हमारी अनसर्टेनिटी है। अब इसको अगर हमने फाइनल रिज़ल्ट में लिखना है तो हम फाइनल रिज़ल्ट में कैसे लिखेंगे, फाइनल रिज़ल्ट में लिखने के लिए हम लेंगे अपनी इस वैल्यू को लाइक 1.21 मिलीमीटर और इसके साथ हम अपनी अनसर्टेनिटी को यानी अपने एरर को लिख देंगे, डैट इज़ 0.01 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास 4 पार्ट जो वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट 5 पार्ट की तरफ। और जो 5th पार्ट है वो बेसिकली हमारे टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स में जो आने वाली अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उनकी असेसमेंट के लिए है। अनसर्टेनिटीज़ इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में आने वाली अनसर्टेनिटीज़ को इसमें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आप सपोज़ करें कि आप हमने एक जो है वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें हमने टाइम को जो है वो इन्वॉल्व किया हुआ है। तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल अगर लें कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें टाइम को इन्वॉल्व करना पड़ता है, टाइम को मेजर करना पड़ता है, तो वो है हमारे सिंपल पेंडुलम की एग्जाम्पल। सिंपल पेंडुलम में हम जो है वो टाइम पीरियड को मेजर करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो है वो एक टाइमिंग एक्सपेरिमेंट है। अब और यहाँ से हम फाइंड क्या करते हैं, यहाँ पे हम टाइम पीरियड ही जो है वो फाइंड कर रहे होते हैं। अब हमने एक सिंपल पेंडुलम कंसिडर कर लिया जिसके साथ एक जो है वो एक लॉन्ग लेंथ के साथ एक बॉब जो है वो नीचे हैंग हुआ हुआ है। अब जैसे ही इस बॉब को हम जो है वो कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये वाइब्रेशंस में सेट हो जाएगा, यानी ये टू एंड फ्रो मोशन जो है वो एग्जिबिट करना शुरू कर देगा अपनी मेन पोजीशन के राउंड अबाउट। अब इस टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में जिसमें हम सिंपल पेंडुलम को यूज़ कर रहे हैं, हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है उसको हम सबसे पहले यूज़ करते हैं। उससे पहले हम बताते हैं कि हमारी जो पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो हमने देखी। तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था इसके अंदर हमने 30 वाइब्रेशंस का टाइम मेजर किया और जो टाइम आया 30 वाइब्रेशंस का वो था हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 54.6 सेकेंड।
तो इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए अगर हम टाइम पीरियड सबसे पहले निकालें तो फॉर्मूला क्या होता है कि हम नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस को यानी 30 वाइब्रेशंस को डिवाइड कर देते हैं टाइम फॉर दीज वाइब्रेशन, तो वो टाइम कितना है 54.65। तो जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1.82 सेकेंड्स। लेकिन अब इस टाइम पीरियड में भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी, क्योंकि ये भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हमने जो है वो यूज़ करते हुए फाइंड किया है। तो अब इसकी अनसर्टेनिटी अगर हमें फाइंड करनी है, इसमें एरर फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अनसर्टेनिटी निकालने के लिए अनसर्टेनिटी निकालने का फॉर्मूला होता है कि जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम इस टाइम को मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम ये जो टाइम मेजर कर रहे हैं वो एक स्टॉप वॉच से मेजर कर रहे हैं, तो स्टॉप वॉच के लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देना है हमने किस चीज़ से, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से। और नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन यहाँ पे 30 है, और जो स्टॉप वॉच का हमारे पास लीस्ट काउंट होता है उसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 30। तो यहाँ जो अनसर्टेनिटी आएगी हमारे पास वो आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 0.003 सेकेंड्स की। अब इस अनसर्टेनिटी को हम जो है वो इस रिज़ल्ट के साथ कंबाइन करके इजीली जो है वो लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम जो है वो लीस्ट काउंट ले रहे हैं स्टॉप वॉच का, तो इसके जो यूनिट्स हैं वो सिंपली सेकेंड्स में आएंगे। अब यहाँ पे जो हम टाइम पीरियड को लिखेंगे अनसर्टेनिटी के साथ, वो कैसे लिख सकते हैं, 1.82 सेकेंड प्लस माइनस 0.03 सेकेंड। तो ये टॉपिक था हमारा अनसर्टेनिटीज़ को किस तरह से हम फाइनल रिजल्ट्स में असेस कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे हमने कम्प्लीटली जो है वो एक्सप्लेन कर लिया है।